गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आप सभी के समक्ष नई श्रृंखला लेकर फिर से हाजिर हुए हैं, जो 50 क्वेश्चंस की एक पूर्ण श्रृंखला है। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए हम सभी लोग चलते हैं प्रथम क्वेश्चंस की ओर और बहुत ही जल्द सारे क्वेश्चंस हल करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ साथ में जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो उनका मैं वर्गीकरण करता हूं बीच बीच में, तो उस वर्गीकरण को भी आप अवश्य में सुने, क्योंकि उन वर्गीकरणों में भी एक से अधिक क्वेश्चंस के उत्तर छिपे हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्गीकरण भी सुनने का आप प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं वर्गीकरण जो है वो भी आपके पेपर में लाभदायक है। और कहते हैं सुनने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो सुनने का भी प्रयास करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कि इसमें से मुस्लिम कानून के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है कुरान, हदीस, इजमा और कयास। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हमने दे दिए हैं कि केवल एक यानी केवल कुरान, 1 और 2 यानी कुरान और हदीस दोनों, फिर है 1, 2, 3 यानी कुरान, हदीस और इजमा, और फिर है 1, 2, 3 एवं 4 यानी कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। तो राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर है इसका चौथा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी मुस्लिम कानून के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये चारों चीजें हैं। कुरान और हदीस के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इजमा क्या है? तो इजमा जो होता था वो कुरान हदीस का जो है संशोधित जो है संस्करण होता था, यानी कुछ ऐसी चीजें जो कुरान हदीस में नहीं समझी जा सकती, उनको सरल भाषा में इजमा के माध्यम से समझाया जाता था। तो बात आती है कि कयास क्या होता था। तो जो कयास होता था ये तर्क और वितर्क के आधार पर तैयार किया जाता था। तो ये जो होता था समय के तत्कालीन परिस्थितियों के मांग के अनुसार जो कानून होते थे या स्रोत होते थे, तो उनको बदला या घटाया और बढ़ाया भी जा सकता था। जैसे मान लीजिए किसी विशेष समय में किसी विशेष कानून की मांग है, तो उसको कुछ समय के लिए कयास में रख दिया गया और जब उसकी मांग खत्म हो गई तो उसको समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार मुस्लिम कानून के जो स्रोत हैं ये कुरान, हदीस, इजमा और कयास, ये चारों आपको मिलेंगे सल्तनत काल में। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रांतपति की संज्ञा थी, यानी प्रांतपति जो प्रांत होते थे इसका जो हेड होता था, जैसे आज की डेट में मुख्यमंत्री, एक प्रांत का जो हेड होता था, हेड है, उसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। तो उसी संदर्भ में सल्तनत काल में जो प्रांतपति होता था उसकी क्या संज्ञा थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सूबेदार, गवर्नर, वली और नायक। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर है थर्ड, वली। और इनको कहीं कहीं नाजिम शब्द भी आपको मिलेगा। तो आप दोनों एक ही चीज है, नाजिम भी कहीं कहीं कहा जाता था और कहीं कहीं जो है इनको वली भी कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मुकद्दस खूत चौधरी किस स्तर के राजकीय कर्मचारी थे। तो देखिए 3 कर्मचारियों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं, मुकद्दस, मुकद्दम, खूत, चौधरी। ये अलग अलग है, मुकद्दम अलग होते थे, खूत, चौधरी ये एक्चुअली हैं सब एक ही कर्मचारी हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। तो देखिए किस स्तर के कर्मचारी हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है जिले स्तर के, परगना स्तर के, प्रांत स्तर के और ग्रामीण स्तर के। तो आपको राइट आंसर चुनना है। तो राइट आंसर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर है चौथा, ग्रामीण स्तर के। जो मुकद्दस खूत या चौधरी जो होते थे, गांव में जो अधिकारी होते थे उनको कहते थे। गांव में आज भी लोगों को कहते हैं और चौधरी साहब क्या हालचाल है। तो चौधरी लोग तो आज भी गांव में होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था। तो देखिए 4 ऑप्शन है, दीवाने विजारत, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा और दीवाने रसालत। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढना है, तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो राइट आंसर है आपका दीवाने विजारत। सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को दीवाने विजारत कहा जाता था। तो देखिए इसको आप बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं, वजीर विजारत। वजीर विजारत देखिए कुछ मिलता जुलता है, जो है वजीर विजारत, बस केवल मात्रा का अंतर है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। अगला है इसमें जैसे दीवाने आरिज, तो ये सेना से संबंधित होता था। दीवाने इंसा ये पत्र व्यवहार से संबंधित होता था। और दीवाने रसालत ये विदेश विभाग से संबंधित होता था। मतलब समझ लीजिए रसातल में चला गया, बहुत दूर चला गया, यानी विदेश चला गया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिकाह शब्द का तात्पर्य। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में एक 5वां क्वेश्चन मैंने ऐसे ढूंढ के रखा है। कुछ शब्द हमने और इस तरीके के भी पीछे रखे थे जो सल्तनत काल में थोड़ा सा अटपटे टाइप के थे, लेकिन ये बहुत ही सरल होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं मुख्यतः पेपर में आते जरूर हैं और ये नंबर बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन मैंने इसमें दिए हैं। पहला है कानून की व्याख्या, फिर है इस्लामी धर्मशाला, फिर है आरामशाह और फिर है नमाज अदा करने का स्थान। तो देखिए नमाज अदा करने का स्थान तो मस्जिद होता है। चलिए देखिए कौन सा सही है राइट आंसर। तुरंत राइट आंसर को हम लोग ढूंढ ले, समय ना खराब करते हुए। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो इस्लामी धर्मशाला है। यानी फिकाह शब्द का जो तात्पर्य होता था वो इस्लामी धर्मशाला होती थी, यानी जहां पर इस्लाम के बारे में हम लोगों को समझाया जाता था, दीन के बारे में उनके जो होते थे उनके बारे में हमें बताया जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तानों को कालक्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए 4 सुल्तान है और देखिए पहला है इल्तुतमिश, आरामशाह, बलबन, रजिया, आरामशाह, बलबन, इल्तुतमिश एवं रजिया। तीसरा है आरामशाह, इल्तुतमिश, रजिया एवं बलबन। फिर अगला है बलबन, आरामशाह, इल्तुतमिश एवं रजिया। तो राइट आंसर की ओर आपको चलना है। तो सबसे पहले हम लोग राइट आंसर लगा लेते हैं। तो राइट आंसर है तीसरा, देखिए आरामशाह। आरामशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, 1210 में गद्दी पर बैठा, 8 महीने के लिए अयोग्य था और वहां के उलेमाओं और अमीरों ने उसको गद्दी से उतार दिया क्योंकि वो लोग इनसे अनसेटिस्फाइड थे। फिर इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया गया 1211 से 36 तक। इसके बाद रजिया यानी इसकी बड़ी पुत्री गद्दी पर बैठी। फिर बलबन 1265 में बैठा 1287 तक। तो ये क्रम से इनका दिया हुआ है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको उस वंश के सारे जो सुल्तान है उनका कालक्रम आपको पता होगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने गुलाम वंश में सुल्तानों का एक कालक्रम मैंने आपसे पूछ लिया है, इसी तरीके से किसी भी वंश में एग्जामिनर, जैसे चाहे खिलजी वंश हो, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, तो लोधी वंश है, किसी भी वंश में जो है एग्जामिनर आपको उस वंश के सुल्तानों का कालक्रम आपसे पूछ सकता है। तो आपको उस वंश के सभी सुल्तानों का कालक्रम आपको याद रखना होगा। जैसे अगर खिलजी वंश की बात करें तो पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी, फिर खुसरो शाह। तो इस तरीके से जो क्रम है वो आपको याद रखना है। जैसे लोधी वंश की बात करें तो सबसे पहले बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन किसी भी वंश से आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कहां के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो देखिए मालवा, जौनपुर, गुजरात, बंगाल। तो इसमें पहले हम लोग राइट आंसर की ओर चल लें, फिर उसके बाद में इसके बारे में हम लोग व्याख्या करें। तो राइट आंसर है जौनपुर। जौनपुर के सुल्तान जो है शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की। लेकिन अब ये बात ये फंस रही है कि तो आप पूछेंगे कि जो बाकी ऐबक थे, इल्तुतमिश थे और ये जो बलबन थे, तो ये सब जो लोग थे क्या इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी? तो इन लोगों ने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन ये सब दिल्ली से संबंधित थे। ये यहाँ पर जो बात हो रही है ये दिल्ली से परे बात हो रही, नहीं मालवा, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, ये दिल्ली से परे बात हो रही। तो दिल्ली से परे जो बात हो रही है इसमें जौनपुर खास है, क्योंकि यहाँ के शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, खजाइनुल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपसे दूसरे पीछे वाली जो सीरीज थी उसमें भी मैंने आपसे पूछा था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था वो थोड़ा सा बदला हुआ था। इसके देखिए ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन है जाज नगर में फिरोज तुगलक, बंगाल में बलबन का,
दक्षिण भारत में मलिक काफूर और जौनपुर में बहलोल लोधी। तो देखिए इसका पहले राइट आंसर हम लोग देखें तो राइट आंसर है दक्षिण भारत में मलिक काफूर, यानी खजाइनुल फुतूह में दक्षिण भारत में मलिक काफूर का वर्णन दिया गया है। लेकिन पीछे जो मैंने पूछा था उसमें मैंने पूछा था कि खजानुल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है, तो अलाउद्दीन का। तो अगर अलाउद्दीन आए वो भी सही है, मलिक काफूर आए तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो मलिक काफूर था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही तो सेनापति था, और उसने ही तो मतलब अलाउद्दीन ने ही मलिक काफूर के द्वारा दक्षिण अभियानों का वर्णन जो है दक्षिण की विजयों को करवाया था मलिक काफूर के द्वारा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आपको राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैन्य व्यवस्था में सुधार किए गए। तो देखिए कौन कौन से सुधार किए गए हैं। पहला देखिए सैनिक जांच। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक जांच किया था? हुलिया प्रथा, दाग प्रथा यानी घोड़ों पर जो दाग लगाने की प्रथा थी, फिर है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपको मिल चुका होगा, राइट आंसर आप समझ चुके हैं कि ये सभी थे। तो चलिए निशान लगा लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सैन्य व्यवस्था थी इसमें सैनिक जांच यानी सैनिकों के जो था उनकी जो है जांच पड़ताल की जाती थी, क्योंकि इसने एक विशाल और स्थायी सेना बनाई थी। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था इसने। विश्व विजय इसका सपना था। सिकंदर द्वितीय ये सैनिक की उपाधि इसने ग्रहण की थी, ठीक है। और हुलिया प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी इसने प्रारंभ की थी। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा भी प्रारंभ की। तो ये सभी सही हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अगला है कि कौन कारण दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए फिर से मैंने बताया कि यहां पर आपको नहीं शब्द पर फोकस करना है। तो देखिए चार ऑप्शन है, निरंकुश शासन, दास प्रथा, विदेशी आक्रमण और गर्म जलवायु। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हम लोग पहले चुन लें। राइट आंसर है गर्म जलवायु। जो गर्म जलवायु है ये दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अगर गर्म जलवायु होती तो ये 1206 से लेकर के 1526 तक 300 वर्षों तक शासन नहीं करते। निरंकुश शासन तो इसका कारण है, क्योंकि शासक जो सुल्तान थे निरंकुश थे, अपने आगे किसी की सुनते नहीं थे। दास प्रथा भी इसका कारण है, क्योंकि फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक दास रखे थे 1,80,000, और बाकायदा उनके लिए एक विभाग बनवा दिया था दीवाने बंदागान। और बाद में वो क्या करता था, उन दासों को सेना में भी भर्ती करने लगा था। तो ये आप खुद बताइए, दासों का काम क्यों सेना में है, सैनिक बनने का है? दासों का काम है कि चाय पानी ले आए, झाड़ू लगा दे और खाना वाना जो है दे दें, और बस इतना ज्यादा काम है? कोई बहुत ज्यादा काम है क्या? फिर आप दासों को जो है सेना में भर्ती करोगे तो क्या दास वहां लड़ाई लड़ पाएंगे? तो पतन के तो कारण बनेगा ही। अगला है विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण तैमूर लंग का 1398 में हुआ, और नासिरुद्दीन महमूद उस समय शासक था, वो इनका सामना नहीं कर पाया। तो विदेशी आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे, तो ये लोग जो है सीमाओं को छिन्न भिन्न किया करते थे। तो कुल मिलाकर विदेशी आक्रमण भी मैं कहूंगा कि जो है इनके पतन का कारण है। बस केवल गर्म जलवायु एक ऐसी चीज है जो पतन का कारण नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है और आपको कॉमन सेंस लगा लेना है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। गरीब किसान पर की गई टिप्पणी ये किस विद्वान की है? तो यह आपको पहचानना है। बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी है। किस विद्वान ने इस पर टिप्पणी की है? निश्चित ही कोई साहसी विद्वान होगा जो उस समय सुल्तानों के विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहा है। यानी इसका मतलब वो सुल्तान से नहीं डर रहा है। सुल्तान पर टिप्पणी करने का मतलब है आ बैल मुझे मार। तो चलिए देखें कौन विद्वान है जो साहसी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अमीर खुसरो, बर्नी, शमसे सिराफ और इसामी। तो राइट आंसर की ओर हम लोग सबसे पहले चलते हैं। राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा था, और ये बात उसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कही थी कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। गरीब किसान पर की गई टिप्पणी ये किसकी है? तो देखिए अमीर खुसरो ने कहा था, निश्चित उसने उस समय गरीब किसानों को देखा था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कर वृद्धि कर दी, और उस समय अकाल पड़ गया। और इसके बावजूद जो इनके अधिकारी थे वो किसानों से जबरदस्ती लगान वसूला करते थे, जिससे किसान खेती को छोड़कर
जंगलों की ओर भागने लगे। ऐसी दशा को अमीर खुसरो ने अपनी आंखों से देखा, तब जाकर के उसने ये लाइन लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐबक की राजधानी थी। तो देखिए दिल्ली, ग्वालियर, लाहौर और बदायूं। तो पहले हम लोग राइट आंसर की ओर चलेंगे। राइट आंसर आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है। जी हाँ, राइट आंसर है लाहौर। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके 3 गुलाम थे जो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेना चाहते थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौज और नासरुद्दीन कुबाचा। तो ताजुद्दीन यलदौज चूंकि उस समय ज्यादा पावरफुल था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि यदि तुम दिल्ली की ओर आए तो मैं तुम्हें मारूंगा, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक डर गया था और वो दिल्ली की ओर नहीं गया। तभी उसे लाहौर के अमीरों और उलेमाओं ने निमंत्रण भेजा कि आप यहाँ पर चले आइए और यहाँ की गद्दी को संभालिए। तो ऐबक जो है लाहौर चला गया और कहते हैं फिर ये कभी दिल्ली नहीं आया, इसीलिए उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और वहीं पर इसका मकबरा भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सुमसी, कुतुबी, बलवनी और इलबरी। तो इन शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हम लोग राइट आंसर की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। जी हाँ, राइट आंसर है चौथा ऑप्शन इलबरी। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था। तो सुमसी क्या था? तो सुमसी उसका वंश था, यह ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश सुमसी वंश से था, जो तुर्क था वो इलबरी था, क्योंकि ये तुर्कमेकिस्तान से का रहने वाला था। कुतुबी, कुतुबी क्या था? वंश था, ये ध्यान रखिएगा, कुतुबी वंश था। बलवनी क्या था? वंश था, यानी बलवन जो था वो बलवनी वंश था। तो वंश अलग है और जो तुर्क की कैटेगरी है वो अलग है। तो ये जो इसकी जो तुर्क था ये इलबरी था, लेकिन इसका वंश जो था वो सुमसी था। ये दोनों में डिफरेंट है और बहुत माइनर डिफरेंट है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया की हत्या हुई थी। तो रजिया की कहाँ हत्या हुई? 4 ऑप्शन है। हालांकि रजिया की हत्या के विषय में अनेक विद्वानों के बहुत सारे अलग अलग मत हैं, जब आप इसे पढ़ोगे तो सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन है। पहला है बाड़मेर, कैथल, मखदूम, शीतलवाड़। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर जो है वो आपका है कैथल। तो कैथल में जो है रजिया की हत्या हुई थी, कि जब रजिया के खिलाफ तुर्क जो चालीसा के जो दल के लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया से विवाह करने के बाद भी इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और बाकी बचे हुए चालीसा के दल के लोगों ने इसकी हत्या करने के लिए इसका पीछा किया और फिर इसको कैथल नामक स्थान पर पकड़कर रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई थी, ऐसा इतिहास में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया। तो जमायत खाना मस्जिद जो है ये आपकी, पहले राइट आंसर की हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही बेहतरीन और गुड क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 सेकंड दिए जाएंगे। 40 सेकंड में 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को चुनना है, उत्तर को चुनना है और 10 सेकंड में आपको गोला करना है। ये याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत अधिक है। एक वैकेंसी पर आप मान के चलिए कि 10-10 हजार लोग वैकेंट हैं, यानी एक वैकेंसी को पाने के लिए 10-10 हजार लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है कि आने वाले समय में आप निश्चित कंपटीशन कर पाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 ऑप्शन है, जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंभा महल और अलाई दरवाजा। तो इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न है, यानी बहुत बेहतरीन तरीके से जो इस्लाम धर्म के द्वारा ये जो एक बिल्डिंग बनवाई गई, राइट आंसर है चौथा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और ये कहाँ बना हुआ है अलाई दरवाजा? तो ये कुतुब मीनार में का दक्षिणी द्वार है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो देखिए एक नया अधिकारी सामने आपके सामने आया है, परवाना नवीस। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी नियुक्त करते थे। तो 4 ऑप्शन आप देखिए हैं आपके सामने, नापतोल करना,
मंडी की देखभाल, वस्तुओं का परमिट जारी करना और बाजार लगवाना। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो राइट आंसर हम तुरंत आपको बता देते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है वस्तुओं का परमिट जारी करना। मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो उस बाजार नियंत्रण व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वस्तुओं का जो जो लोग उसमें वस्तु बेचने आते थे, तो उनके लिए उसने जो है परमिट जारी कर दिया था। तो परमिट जारी करने के लिए एक विशेष टाइप के अधिकारी यानी परवाना नवीस की स्थापना की थी। और पूरे जो बाजार का जो अध्यक्ष था उसे मलिक काफूर को बनाया गया था। और इसी में जो है सहना मंडी होती थी, जिसका जो अध्यक्ष होता था उसको सहना शहर कहते थे। और बाकायदा बरीद ममालिकों की भी नियुक्ति की गई थी। वो बाजार में घूम घूम कर लोगों से जो है उनकी जानकारी लेते थे कि कोई नाप तौल में कमी तो नहीं कर रहा है। और दंड की इतनी कठोर व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की थी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 ग्राम सामान कम देता है तो उसके शरीर से 50 ग्राम मांस काट लिया जाता था। तो इस प्रकार दंड की व्यवस्था जो थी वो बहुत ही कर्री व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सर्वाधिक खालसा भूमि का निर्माण किसने किया? तो देखिए 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और इल्तुतमिश। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि खालसा का मतलब क्या होता है। तो खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि। ऐसा था कि जो इसके पहले जो राजा होते थे वो क्या करते थे, नगद वेतन के बदले सैनिकों को इक्ता दे दिया करते थे, भूमि दे दिया करते थे। और विद्वानों को, जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, सामाजिक व्यक्ति होते थे, तो उनको राज्य की ओर से उपहार स्वरूप भूमि दे दी जाती थी। चूंकि जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो अब विश्व विजय करना चाहता था, उसके लिए उसको विशाल सेना की आवश्यकता थी। वो इसलिए विशाल सेना बनाना चाहता था। तो इसलिए वो चूंकि उन सैनिकों का खर्चा नगद वेतन देगा, कैसे आएगा, तो ये सब उसने विचार किया। तो उसने वो सभी भूमियां जो उपहार स्वरूप दी गई थी लोगों को, उसको उसने छीन करके तत्काल प्रभाव से खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, आपको मैंने बता ही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु किस रोग से हुई थी? आप कहोगे ये भी कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है, जब इतिहास में है तो क्वेश्चन है, इसमें कौन डरने वाली बात है। तो चलिए राइट आंसर की ओर 4 ऑप्शन है, मलेरिया, हैजा, बवासीर, जलोदर। तो देखिए राइट आंसर है आपका जलोदर। जो है अलाउद्दीन खिलजी की जलोदर रोग से मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की उपाधि किसने धारण कर ली थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और दयानंद सरस्वती। तो खलीफा की उपाधि, हालांकि जो सल्तनत काल में जो सुल्तान होते थे ये क्या करते थे, सुल्तान की पदवी पाने के लिए बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त करते थे। लेकिन एक ऐसा राजा सुल्तान भी आएगा जो हास्यास्पद है, वो कहेगा ये खलीफा कौन होते हैं, मैं खुद खलीफा हूँ। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? तो देखिए ये है आपके अपने मुबारक खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के सुपुत्र मुबारक खिलजी जो हैं, ये जब गद्दी पर बैठेंगे तो ये कहेंगे मैं किसी खलीफा के पास नहीं जाऊंगा और मैं खुद खलीफा। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किसने की थी? तो एक ऐसे भी राजा थे जिन्होंने कहा था कि मैं जो पैगंबर है, यानी जो ईश्वर है, अल्लाह है, मैं तो उसका सेनापति हूँ। ये भी थोड़ा सा जो है अपने आप को अलग कुछ सिद्ध करना चाहते थे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, खुसरो शाह, आराम शाह, कैकूबाद और मोहम्मद शाह रंगीला। तो राइट आंसर आपको चुनना है। तो चलिए राइट आंसर इसमें से कौन सा है तत्काल बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। जी हाँ, तो राइट आंसर है पहला, खुसरो शाह। खुसरो शाह जो था वो 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और चूंकि ये पहले हिंदू था, इसके बाद में कन्वर्टेड जो है वो कन्वर्टेड हो गया था, इसलिए मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो इसके समय में विद्रोह शुरू हो गए। जो अमीर और उलेमा थे वो इसे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इसके खिलाफ एक नारा लगाया था, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। और इसी क्रम में 2 व्यक्ति थे, एक थे गाजी मलिक, एक थे जौना खां। तो ये दोनों पिता पुत्र थे। तो ये दोनों पिता पुत्र उस समय दीपालपुर में थे, वहां के गवर्नर। तो वहां से जब ये अपनी सेना लेकर के आए और इन्होंने खुसरो शाह की हत्या करके जो है दिल्ली की गद्दी को छीन लिया। ये जो गाजी भैया जो थे, यही गाजी मलिक, यही आगे गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा, 56 कोट के दुर्ग का निर्माण कराया। तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महावीर स्वामी। तो राइट आंसर आपको चुनना है कि 56 कोट का जो
दुर्ग है। पहली बात तो आपको पता करना है कि कहाँ है और किसने इसका निर्माण कराया। तो सबसे पहले राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। 56 कोट के दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था और वे एक पहाड़ी पर बसा हुआ नगर था और इसी नगर में उसने एक दुर्ग बनवाया था जिसको 56 कोट का दुर्ग कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 56 कोट का दुर्ग है ये तुगलकाबाद नामक नगर में है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट और प्रिय क्वेश्चन है कि स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता है। ये उसकी उपाधियां थी। तो भाई ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसकी ये उपाधियां हैं। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और खुसरो शाह। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर है सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था। स्वप्नशील इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कल्पनाएं बहुत ज्यादा करता था और सोचता था कि इतनी ज्यादा कल्पनाएं करता था कि इसका मानना था कि कल्पनाओं में ही सब हम राज्य को चला लेंगे। पागल, एल्फिस्टन ने इसको कहा था कि इसमें कुछ पागलपन के अंश हैं। रक्त पिपासु इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब इसने कराचिल अभियान किया था तो उस अभियान के दौरान इसने 10,000 सैनिक भेजे, लेकिन जब वो लोग कराचिल की तरफ गए, वहां की जो दलदली भूमि थी और जंगल में जब घुस गए तो वहां पर उनको हैजा नाम का रोग हो गया था और वो बहुत सारे लोग उस दलदल में फंसकर मर गए। तो कहते हैं उस 10,000 लोगों में से केवल 10 लोग वापस आए थे जो है दिल्ली। तो इसलिए इसको कहा जाता है बिना किसी युद्ध के जो है इतने लोग मर गए, तो इसको रक्त पिपासु इसीलिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन विद्वान जिन प्रभासूरी किसके दरबार में था? तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और खुसरो शाह। तो जैन विद्वान जिन प्रभासूरी किसके दरबार में रहता था? तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो कौन सा राइट आंसर है देखिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, बहुत ही जल्दी। कौन व्यक्ति है? तो जी हाँ, राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। जिन प्रभासूरी एक जैन विद्वान थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे और जय मोहम्मद बिन तुगलक इनसे परामर्श भी करता था। शायद इनका ही प्रभाव था, मैं ऐसा मेरा मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक रतन नाम के हिंदू को जो है राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था और हिंदुओं को भी प्रशासन में जगह देना प्रारंभ किया था और पहली बार हिंदुओं के त्योहार होली और दिवाली में शामिल भी हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जिन प्रभासूरी हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहेंगे और एक हरिविजय सूरी हैं जो अकबर के दरबार में रहेंगे। दोनों में अंतर है और दोनों जैन गुरु हैं, ठीक, दोनों के नामों में डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि थट्टा के निकट किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और खुसरो शाह। तो थट्टा के निकट किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। थट्टा यानी तो उस समय क्या था कि गुजरात में एक व्यक्ति था तागी ने विद्रोह कर दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तागी का विद्रोह दबाने के लिए जो है गुजरात गया। जब गुजरात गया तो उसे पता चला कि जो तागी है वो तो सिंध की ओर भाग गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका सिंध की ओर पीछा करने का निश्चय किया। रास्ते में थट्टा पड़ता है, जैसे ही ये थट्टा पहुंचा वहां पर यह बीमार हो गया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। तो थट्टा के निकट जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया। तो देखिए 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलवन। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था? तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो जी हाँ, राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान था जो सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था और अपने यही जिले बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर भी ये गया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 2 जगह गया था, बहराइच में भी गया था और अजमेर में भी गया था। ये दोनों क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आया था? तो यह आपको बता देना है कि ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर किसने मकबरा बनवा दिया? बहुत अच्छा काम देखिए किया। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ने जब ये जीवित थे तो इन्होंने कहा था कि मेरी कब्र पर कोई मकबरा नहीं बनवाएगा, मैं खुले में रहना पसंद करता हूं।
लेकिन फिर भी देखिए किसने जो है मकबरा बनवाने का काम किया। तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरा बनवा दिया था। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि संतों के राजा थे, ठीक है। इन्हीं के गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद हो गए थे, तो इन्होंने कहा था हुनुज दिल्ली अमी अस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। और एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, तो इन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। सोचिए उस समय के सबसे यानी खिलजी वंश के इतने बड़े प्रतापी रहे सुल्तान से इन्होंने मिलने को मना कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था मैं तुमसे मिलूंगा जरूर। तो इन्होंने एक लाइन कही थी कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, तुम एक घर से आओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। ये इन्होंने इनके बारे में कहा था। बहुत बड़ी शख्सियत थी। अगला क्वेश्चन है, दलायते फिरोज शाही की रचना हुई। तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। तो आप इसमें तो ऑप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिरोज शाही देखिए शब्द में लगा हुआ है, तो सीधे आप फिरोज शाह तुगलक के साथ चले जाइए और बात खत्म कीजिए। बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए है, खजीन किसे कहते थे। एक नया शब्द है खजीन। खजीन खजीन किसे कहते थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, वजीर, कोषाध्यक्ष, सुल्तान और गुप्तचर। तो इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है। जी हाँ, राइट आंसर हमें मिल गया। राइट आंसर है सेकंड, खजीन को कोषाध्यक्ष कहते थे। अब आप इसको अंदाजा लगाइए, खजीन मतलब खजाना। खजाना जिसके पास होता था, जो कोषाध्यक्ष होगा उसी के पास तो खजाना होगा, बाकी लोगों के पास खजाना क्यों होगा। और वजीर और सुल्तान के बाद वजीर का सेकंड नंबर आता था। इसके विभाग को कहते थे दीवाने वजारत कहते थे। सुल्तान ये तो हेड होते था। सुल्तान जो होता वो न्याय का भी जो है प्रमुख होता था, कानूनों का भी प्रमुख होता था। मतलब जितने भी विभाग है सबका हेड तो सुल्तान ही होता था। सुल्तान के बाद में सारी चीजें स्टार्ट होती थी। गुप्तचर, तो इसके लिए एक विशेष विभाग होता था जिसको बरीद मुमालिक कहते थे। लाखों बार पूछा गया है कि बरीद मुमालिक किस से संबंधित था, तो गुप्तचर विभाग से। तो आप इसको याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि मजूमदार का क्या कार्य होता था। ये भी एक नया शब्द देखिए ढूंढा है मैंने। तो 4 ऑप्शन है इसमें से आपके सामने। ये है आपका कोषाध्यक्ष, फिर है व्यय का लेखा जोखा रखना, फिर है आय का लेखा जोखा रखना, फिर है आपका उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना। तो इसका मतलब उस जमाने में भी उधार चलता था। चलिए फिर भी 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। राइट आंसर है चौथा, उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखना। इसके लिए जो है मजूमदार जो है नियुक्त किए जाते थे। कोषाध्यक्ष में अभी हमने आपको बताया खजीन, इसके लिए कोषाध्यक्ष के लिए खजीन होता था। अच्छा देखिए सेकंड ऑप्शन एक है व्यय का लेखा जोखा रखना। तो इसके लिए स्पेशली एक विभाग बनाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, दीवाने वकूफ। उसने अपने जीवन में एक ही विभाग बनाया था, दीवाने वकूफ, जिसमें व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा। और आय का लेखा जोखा उसके लिए विभाग था दीवाने मुस्तकराज। तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा है सल्तनत काल में जिलों को क्या कहा जाता था। जो जिले होते हैं, जैसे लखीमपुर खीरी एक जिला, सीतापुर एक जिला, लखनऊ एक जिला, तो ये सल्तनत काल में इसको क्या कहते थे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इकता, वली, सिख और मुक्ति। चलिए प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको विशेषतया बताना चाहूंगा कि जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको विश्वास करना होगा। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास करना होगा कि आप निश्चित एक अच्छे विद्यार्थी हैं और इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका फर्स्ट पेपर 1 लाइनर होता है तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इस मेहनत जो है वो ईश्वर भी देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आए और भविष्य में आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप विश्वास जरूर करें। और कहते हैं मानो तो महादेव नहीं तो पत्थर। तो पत्थर हैं लेकिन फिर भी वो एक ईश्वर हैं और उनको हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने मन में विश्वास पैदा करना होगा कि हम सभी लोग एक
जो है अच्छे विद्यार्थी हैं और निश्चित इस पड़ाव को हम लोग पार करेंगे। ये जो ग्रेजुएशन का प्रथम पड़ाव जो हम लोग देने जा रहे हैं, ये एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा हमारे 3 वर्षों के लिए। अगर आप इस पड़ाव में पीछे हो गए, याद रखिए जो जो बच्चे इस पड़ाव में पीछे हो गए, आने वाले सभी सेमेस्टर्स में वो पीछे ही चलेंगे। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसी पड़ाव से आपको बढ़त बढ़ा लेनी है। अक्सर आप मैच में देखते होंगे कि जिस टीम की जो पारी होती है वो शुरुआत से ही मैच में बढ़त बना लेती है, तो अंत तक वो बढ़त बनाए रहती है। तो ये पहली पारी है आप लोगों की, फर्स्ट सेमेस्टर है, इसी पारी से आपको बढ़त बना लेनी। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 4 ऑप्शन है, इक्तावली, सिख और भुक्ति। तो राइट आंसर है सिख। सल्तनत काल में जो जिले होते थे उनको सिख कहा जाता था, और इनका जो प्रमुख होता था यानी जो मेन अधिकारी होता था उसको सिकदार कहा जाता था। यह आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, 100 गांवों की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इक्तादार, वली, नाजिम और अमीर ए सदा। तो देखिए भैया कि जो 100 गांवों को देखेगा वो अमीर सदा होगा, यानी 100 गांव जिसके पास होंगे, सोचो वो सदाबहारी व्यक्ति होगा, उसके पास कितना पैसा आता होगा, कितना अमीर आदमी होगा, इसीलिए उसको नाम रख दिया गया अमीर सदा। जो 100 गांवों को देखेगा वो अमीर सदा होगा। तो राइट आंसर है अमीर सदा। अगला क्वेश्चन है, परगने का मुख्य अधिकारी कौन होता था। तो देखिए परगने में 2 टाइप के अधिकारी होते थे। तो परगने में 4 ऑप्शन है आपके सामने, आमिल, मुशरिफ, वली, अमीर सदा। तो देखिए राइट आंसर केवल हम लोग चलेंगे, तो राइट आंसर आपको चुनना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। हाँ मिल गया आंसर, राइट आंसर है आमिल। जो परगने का मुख्य अधिकारी होता था उसको आमिल कहते थे। ठीक है, परगना मतलब ऐसा आज की डेट में अगर हम बात करें तो क्षेत्र, जैसे नकहा क्षेत्र, फूल मेहन क्षेत्र, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए है कि परगने का लगान कौन वसूल करता था। ये भी बहुत अच्छी बात है। 4 ऑप्शन फिर भी इसमें वही दिए हुए हैं जो ऊपर दिए हुए थे, आमिल, मुशरिफ, वली, अमीर सदा। तो कौन व्यक्ति जो इसका लगान वसूल करता था। तो इसके लिए देखिए राइट आंसर आपको चुनना है। राइट आंसर है मुशरिफ। जो परगने का जो लगान वसूल करता था वो मुशरिफ होता था, और जो मुख्य अधिकारी होता था वो आमिल होता था। मतलब जो आमिल होता था ये प्रशासनिक कार्य देखता था, और जो राजस्व संबंधी जो कार्य हैं, क्योंकि 2 चीजें होती थी किसी भी क्षेत्र में। आप देखिए केंद्र में भी देखिए प्रशासन को चलाने वाला अलग होता था, राजस्व विभाग अलग होता था। तो इसी तरीके से आज भी है। तो जो लगान यानी जो राजस्व की बात करेगा वो मुशरिफ करेगा, और जो प्रशासन को चलाने की बात है वो आमिल करेगा। ये परगने स्तर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, वेरी वेरी सरल। क्या क्वेश्चन है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, और इन 4 ऑप्शन से आपको उत्तर चुनना है। पहला है प्रांत, फिर है सिख, फिर है परगना, और फिर है ग्राम। तो उत्तर आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए राइट आंसर हम लोग लगा देते हैं। राइट आंसर है इसका चौथा, यानी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव होती थी, और अगर आज भी हम देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव है। प्रांत क्या हो गया, प्रदेश हो गया, सिख मतलब जिला, परगना मतलब क्षेत्र, ग्राम मतलब गांव। तो देखिए सबसे छोटी इकाई ग्राम है। अगला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान की स्थायी सेना को कहते थे। तो 4 ऑप्शन है आपके, जमादार, खास खेल, सिपाह सालार और खान। तो जो सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी उसको क्या कहते थे, क्योंकि हमने देखा कि सल्तनत काल में 4 प्रकार की सेना होती थी। एक स्थायी सेना होती थी, दूसरी प्रांतीय सेना होती थी, तीसरे जो होते थे वो स्वयं सेवक होते थे, और चौथे जो होते थे वो अस्थायी सेना होती थी। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है आपका खास खेल। जो सुल्तान की स्थायी सेना होती थी इसको खास खेल कहते थे। ये लोग शाही अंगरक्षक होते थे जो सुल्तान के इर्द गिर्द रहते थे। तो ये हो गई स्थायी सेना। फिर होते थे अस्थायी सेना, ऐसी सेना जो गांव में होती थी, गांव में लोग रहते थे और उनको केवल युद्ध के समय बुलाया जाता था। फिर होती थी प्रांतीय सेना, जो इनके प्रांतपति होते थे, जो सूबेदार गवर्नर होते थे, उनके पास जो सेना होती थी उसको प्रांतीय सेना कहते थे। और चौथी एक सेना होती थी स्वयंसेवक। ये वे लोग होते थे जो युद्ध के समय मुख्यतः केवल हिंदुओं को मारने के लिए सेना में भर्ती होते थे, तो उनको जो है स्वयंसेवक कहते थे। तो 4 प्रकार की सेना का वर्णन हमें मिलता है।
अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन कानून आधारित थे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, शरीयत पर, संविधान पर, सुल्तान की इच्छा पर, या मौखिक रूप से सल्तनत काल में जो है आप वो होते थे। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर है आपका शरीयत पर। जो सल्तनत कालीन जो कानून होते थे वो शरीयत पर आधारित होते थे। तो शरीयत का मतलब आप समझ लें कि जो शरीयत होता है वो केवल कुरान नहीं होता है। शरीयत जो होता है वो कुरान और हदीस दोनों का जो मिला जुला रूप है वो शरीयत कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, केवल हदीस शरीयत नहीं है और केवल कुरान शरीयत नहीं है। कुरान प्लस हदीस बराबर शरीयत, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। तो ये आपको पहचानना है कि उस समय सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था। तो पहचानिए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है गुजरात, दूसरा है बांदीपुरा, तीसरा है देवल और चौथा है सूती नाता। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुन लेना है। तो कौन सा राइट आंसर है, चलिए देखें, ढूंढें। यहाँ जी हाँ, मिल गया है मुझे। राइट आंसर है तीसरा, देवल। जो देवल बंदरगाह था, ये जो था आपका देवल पड़ता है आपका गुजरात में, और मेरे हिसाब से गुजरात में ही पड़ता है। और ये जो है सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग चलते हैं दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ 11 क्वेश्चन जो है मैंने दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी 4 ऑप्शन है, अनिलवाड़, मोसुल, हम्पी और मदुरई। तो राइट आंसर आपको चुनना है। कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर, तो देखिए आप चुन लीजिए फटाफट। ये अनिलवाड़ है, मोसुल है, हम्पी है, मदुरई है। तो विजयनगर की हम लोग बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हो गया था। 1336 में इसने विद्रोह करके वहां पर हरिहर और बुक्का नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, और 1347 में एक और राज्य बहमनी राज्य की स्थापना जो है एक हसन गंगू नाम के व्यक्ति ने की थी। तो ये 2 राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्वतंत्र हो गए। तो ये हम लोग वही विजयनगर, आगे चल करके यहाँ पर जो है काफी उन्नति होगी और बहुत ही सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन जाएगा। तो देखिए इसकी राजधानी थी, राइट आंसर है हम्पी। और ये हम्पी के बारे में कहा जाता है कि आज भी इसके जो खंडहर हैं वहां पर मिलते हैं, इसको विश्व विरासत यानी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए इसी से रिलेटेड है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर इसमें देखिए 1 2 3 4 3 आप 4 ऑप्शन है, और चारों में मैंने क्रम से रख दिया है कि एक राजवंश था, 2 थे, 3 थे, 4 थे। तो यह आपको जो है आपको याद करना होगा, एक बहुत ही एक लय में याद कीजिए। बहुत ही प्यारे वंश थे, संगम, सुलु, तुलु, अराबिडू। मतलब 4 राजवंश थे जो है विजयनगर साम्राज्य में, और चारों के नाम आप देखिए, संगम, सुलु, तुलु, अराबिडू। जो प्रथम वंश था वो संगम वंश था, जो अंतिम वंश था वो अराबिडू वंश था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया है, संगम, सुलु, तुलु, अराबिडू। तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, संगम, सुलु, तुलु, अराबिडू। क्वेश्चन है, निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा में किसके शासन काल में आया था। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर और बुक्का। तो देखिए 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में से आपको चुन लेना है राइट आंसर की जो निकोलो कॉन्टी था ये एक यात्री था, और किसके शासन काल में विजयनगर में आया था। तो इसने विजयनगर की यात्रा की, और विजयनगर के बारे में निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि ये संसार की सबसे अच्छी नगरी है, सबसे सुंदर नगरी, संपन्न नगरी है। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं हम लोग। राइट आंसर है देवराय प्रथम। देखिए, और अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हुए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं, तो मेहनत के साथ लगे रहिए। और मैं इस बात का आपका भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप ने इस समय, ये कहते हैं अंत भला तो सब भला, अगर रिजल्ट आपका अच्छा आ गया तो आपने साल भर क्या किया ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके नंबर कितने आए।
अगर आपके नंबर नहीं आए तो निश्चित आप उपेक्षा का शिकार बनेंगे। तो मेरा मानना है कि अंत भला तो सब भला। तो भैया अंतिम समय है, जरूर मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा लग करके कुछ चीजें, कुछ फालतू के जो वर्क हैं उन्हें बंद करके इस समय आप इस पे लग जाइए। अगला क्वेश्चन, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके का शासनकाल में विजयनगर आया था? तो यहाँ पर भी वही चार ऑप्शन है जो ऊपर है, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर और बुक्का। तो अब्दुल रज्जाक जो था ये किसके शासनकाल में आया था? ये फारस का रहने वाला था। तो चलिए राइट आंसर हम लोग ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है देवराय द्वितीय, यानी जो अब्दुल रज्जाक है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, दोनों को रटिए, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि जग बेटकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जग बेटकर, देखिए चार ऑप्शन फिर से हैं, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर बुक्का, ये चार ऑप्शन हो गए आपके। तो जग बेटकर, तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। जी हाँ, राइट आंसर है आपका देवराय प्रथम। जो जग बेटकर की जो उपाधि थी वो देवराय प्रथम ने ग्रहण की थी। अगला देखिए, तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो हमने आपको बताया था कि संगम, सुलु, तुलु, अराविडु, यानी चार वंश वहां पर चले थे। संगम, सुलु, तुलु जो है ये तीसरा वंश है। तो याद रखिएगा जो सुलु वंश है उसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी, यानी सुलु और सालू, तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए राइट आंसर क्यों चलते हैं, राइट आंसर है आपका वीर नरसिंह। तो इसलिए मैंने आप इस बात पे फोकस किया है कि सुलु जो है वो आपका तुलु से पहले आएगा। तो वहां पर सुलु वंश की स्थापना सालू नरसिंह, दोनों में नरसिंह नरसिंह है, तो वो सालू नरसिंह करेंगे। और जब सालू ना आए, वीर नरसिंह आ जाए तो तुलु। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जो सुलु वंश की स्थापना सालू नरसिंह और तुलु वंश की स्थापना जो है वो वीर नरसिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि कृष्णदेव राय विजयनगर की गद्दी पर कब बैठा? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि जो कृष्णदेव राय था वो तुलु वंश का जो शासक था, यानी जो तीसरा वंश चलेगा आपका संगम, सुलु, तुलु, अराविडु, तो ये तीसरे वंश का शासक है और सबसे प्रतापी। यहां तक कि विजयनगर साम्राज्य जो पूरे 300 वर्षों तक चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रतापी शासक है वो कृष्णदेव राय है। क्योंकि कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि के लिए विश्व विख्यात होगा, यानी अपने समृद्धि के चरम पर होगा, चरमोत्कर्ष पर होगा। और बाबर जब ये सल्तनत काल का विघटन हो रहा होगा तो उस समय जो है कृष्णदेव राय विजयनगर की गद्दी पर बैठेगा। और इधर बाबर जब मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा तो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वह कृष्णदेव राय का वर्णन करता है कि दक्षिण भारत में अगर कोई सबसे प्रतापी राजा है तो वो कृष्णदेव राय है। ऐसा जो बाबर है अपनी बाबरनामा में लिखता है। चलिए फिर भी हम लोग राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर चार ऑप्शन आपके सामने है, 1509, 1510, 1511 और 1527। तो कृष्णदेव राय जो है वो 1509 में जो है विजयनगर की गद्दी पर बैठेगा और 1530 तक ये वहां पर गद्दी पर बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ये किसके दरबार में आएगा? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम और कृष्णदेव राय। तो डोमिंगो पायस जो है वो कृष्णदेव राय के दरबार में आएगा। तो देखिए चार ऑप्शन हमने पीछे भी पढ़ा था आपका, निकोलो कोंटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय और जो है डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय। तो तीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि जो यात्री हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं उनको यात्रियों से बड़ा प्रेम है, तो वो एक आधे यात्री जरूर से जरूर रखते हैं। लमसम मैंने जितने भी पेपर देखे हैं अभी तक, वो चाहे टीजीटी के हों, चाहे एलटी के हों, चाहे जो है आपके पीजीटी के हों, तो एक आधे यात्री जरूर रहते हैं। तो इसलिए यात्रियों पे विशेष फोकस, एक नंबर तो यात्रियों से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए चार ऑप्शन है, हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर की ओर आपको चलना है। राइट आंसर देखिए कौन सा होगा इसमें,
तो राइट आंसर ढूंढ लीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल मिल गया, आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, राइट आंसर है कृष्णदेव राय। जो तेलुगु के अष्टदिग्गज कवि थे, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अगर अष्ट मंत्री परिषद की बात करें तो आप बताओगे कि वो शिवाजी के जो है दरबार में रहते थे, मराठा छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते थे। और अगर नवरत्नों की बात करें तो वो एक तो अकबर के दरबार में रहते थे, दूसरे जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखिएगा जी, 2 नवरत्नों का वर्णन आता है और 2 जो है, एक जो है अष्ट दिग्गज और एक जो है अष्टमंत्री परिषद। तो अष्टमंत्री परिषद और अष्ट दिग्गज में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अष्ट दिग्गज में जो है सारे कवि होंगे और उसमें मंत्री परिषद में वो सब मंत्री होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तेनालीराम, देखिए इनकी तो कविताएं कॉमिक्स वगैरह भी आते हैं, काफी होशियार व्यक्ति थे, किसके दरबार में रहते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय। तो जो तेनालीराम थे ये बहुत ही हाजिर जवाब थे, जिस तरीके से अकबर के दरबार में बीरबल थे। ठीक है, बीरबल जो थे अपनी हाजिर जवाबी, हास्य विनोद और जो है न्याय करने में बहुत ही कुशल चतुर व्यक्ति थे। तो उसी तरीके से इनकी भी जो है तुलना आती है, सेम उसी तरीके से जो है इनका स्थान है। तो राइट आंसर है कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव के राय के दरबार में रहते थे और बहुत ही हाजिर जवाबी टाइप के जो व्यक्ति थे, यानी सभी प्रकार की समस्याओं का जो हल होता था, जब कृष्णदेव राय जी फंस जाते थे तो तेनालीराम की ओर देखते थे और तेनालीराम उसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए चुटकियों में हल कर देते थे। तो अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे कि देखिए राक्षसी तांगड़ी, इसको तालिकोटा का युद्ध भी कहा गया है। आपको पेपर में अगर राक्षसी तांगड़ी शब्द आ जाए तो भी आप मान लेंगे, अगर तालिकोटा शब्द है कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो वो एक ही चीज है, दोनों का नाम एक ही है कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ या तालिकोटा का युद्ध कब हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा है? 1560, 1565, 1570, 1575। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब पेपर आप देने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं वो आप पहले करिए, उनको आप तुरंत पहले टिक लगाइए और पहले एक साथ में सारे टिक लगा लीजिए जितने आपको आते हैं, फिर आप उनको गोला भी कर लीजिए। इसके बाद में आराम से बैठ के जो नहीं आते हैं उन पर जो है आप जो है उनको हल कीजिए। उसमें भी आप देखिए कि किसकी प्रायिकता ज़्यादा है, तो जो प्रायिकता वाले क्वेश्चन है उनको ज़्यादा कीजिए, जो डाउट वाले हैं उनको पहले कीजिए, उसके बाद जो बिल्कुल नहीं आते हैं वो सबसे लास्ट में कीजिए। तो चलिए राइट आंसर इसमें आपको ढूंढ लेना है। राइट आंसर है 1565। जो राक्षसी तांगड़ी का जो यानी तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। उसमें एक तरफ जो है विजयनगर साम्राज्य था और एक तरफ जो बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य जो था उस समय 5 भागों में जो है टूट गया था, जिसमें एक था आपका गुलबर्गा, एक था आपका बरार, बीदर और जो गोलकुंडा और बीजापुर, और ये यही जो थे ये जो है टूट गए थे। तो ये सब एक साथ कलेक्ट होकर के विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो इसीलिए इसको तालिकोटा का युद्ध कहा गया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, और विजयनगर में कहूंगा मैं जो अंतिम वंश है उस वहां पर अंतिम वंश की बात हो रही है और यहाँ पर इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की बात हो रही है। देखिए अंतिम क्वेश्चन है और इसी के साथ ये सीरीज आपकी खत्म हुई और यहाँ पर 400 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है आपके लिए। तो एक विशेष मेहनत की गई है। अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर लमसम समाप्त हो रही है। अभी 100 क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा, तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी लमसम समाप्त हो रही है। अब जिम्मेदारी आपकी है और ये आपको सोचना है कि जितनी मेहनत से मैंने इसको लिखा, बनाया और आपके सामने प्रस्तुत किया है, उतनी ही मेहनत से आपको इसकी तैयारी भी करनी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो राइट आंसर, चलिए क्वेश्चन पढ़ लें। अराविडू वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, तिरुमल, रंगतृति, पेनुकोंडा, मकामोना। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने और ये थोड़ा सा दक्षिण भारत है तो इसलिए उधर थोड़ा नाम कठिन होते थे, इसी तरीके से तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए विजयनगर में 4 वंश भी चलेंगे, संगम, सुलु, तुलु, अराविडू, और यहाँ पर हो रही जो अंतिम वंश अराविडू वंश की जो स्थापना थी, राइट आंसर हम लोग चलें, राइट आंसर है तिरुमल। तो अराविडू वंश की जो स्थापना थी वो तिरुमल ने की थी और अराविडू वंश का जो अंतिम शासक था वो रंगतृति था। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों को याद कर लीजिए, दोनों ऑप्शन याद कर लीजिए, आपके काम में आएंगे।
ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती हुई आप सभी को शुभकामनाएं परीक्षाओं की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत से पढ़िए। और अगर कोई क्वेश्चंस या डाउट है तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। निश्चित आपके प्रश्न का उत्तर आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।